छवि एक पढ़ी लिखी ऑफिसर लड़की थी। उसका पूरी रिश्तेदारी में नाम हो चुका था और आज उस लड़की की शादी थी, वह भी उसी के पसंद के लड़के से। वह अपने माँ बाप का नाम तो रोशन कर ही चुकी थी। उसके माँ बाप भी छवि पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। उसके पसंद के लड़के से उसके माँ बाप को कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि छवि एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। उसने अपने पढ़ाई के बीच में किसी भी समस्याओं को नहीं आने दी थी। सारे रिश्तेदार भी उस लड़की पर नाज करते थे। हर जगह बच्चों पर पढ़ाई का उसी के नाम से प्रेशर दिया जाता था। रिश्तेदारों के बच्चे छवि से बहुत चिढ़ा करते थे, क्योंकि उसने अपनी एक पहचान बनाई हुई थी। जहाँ पर कोई भी अच्छाई होती, वहाँ छवि का नाम जरूर आता था। और छवि के शादी के लिए सभी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उसकी उम्र अब शादी की हो चुकी थी और अब फाइनली उसकी शादी थी। सभी रिश्तेदार भी बड़ी खुश थे और उसके शादी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और आज उसकी बारात आनी थी, लेकिन एक तूफान मच गया था। काव्या मैम, छवि बिटिया भाग गई है, पूरे हवेली में नहीं मिल रही। मैं एक एक कमरा देख चुकी हूँ, बेसमेंट भी देख आई हूँ, छत पर भी मैंने नज़र दौड़ा ली है। ड्राइवर से पूछा है तो वो बोल रहा है कि वह आ चुकी हैं। पार्लर में जब मैं छवि मैम को लेने गया था तब उसको यही बोलकर भेज दिया गया था कि वह तो निकल चुकी हैं और उन्हें काफ़ी टाइम हो गया है। एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त थम सा गया था। मेहमानों के चेहरे एकदम बेरंग हो गए थे। हंसी मजाक की जगह सनसनी ने ले ली थी। पूरा माहौल जैसे सन्नाटे की लपेट में आ चुका था। आज उसकी शादी थी, बारात आ गई थी और इस नौकरानी की बात सुनकर सबके कदमों तले से जमीन निकल गई थी। काव्या मैम, जो अभी मुस्कुराहटों में घिरी बैठी थी, एक झटके से सीधी हुई और तेज कदमों से नौकरानी के तरफ बढ़ी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी बेटी के बारे में जुबान संभाल के बात करो। उन्होंने नौकरानी को बाजू से पकड़ लिया और आवाज़ इतनी तेज थी कि हॉल में गूंज गई। विराज साहब भी अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर हैरानी और शर्मिंदगी और गुस्सा दिखाई देने लगा। उन्होंने जल्दी से अपने दामाद के पिता राज कुंद्रा साहब की तरफ देखा। राज कुंद्रा साहब, प्लीज़ घबराने की कोई बात नहीं, ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं जल्दी पता करवा लेता हूँ। नौकरानी ने सही तरीके से देखा नहीं होगा। वो घबराहट के मारे अपने पत्नी की तरफ बढ़े थे। दिल दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इतने मेहमानों के बीच ऐसी बात उनकी इज्जत को खाक कर सकती थी। लेकिन राज कुंद्रा साहब के चेहरे पर अजीब सा तनाव था। उन्होंने नजरें चुराई, मगर मेहमानों की आंखें सब कुछ देख रही थी। सारी खुशियां पल भर में हवा होकर रह गई थी। औरतों के आपस में कानाफूसी शुरू हो गई थी। मर्दों के उलझन भरे चेहरों पर ढेरों सवाल थे। जल्दी ही घर के सारे नौकर काम में उथल पुथल करने लगे। कोई छत की तरफ दौड़े, कोई बगीचे की तरफ दौड़ी, मेहमानों के कमरों में झांकने लगी। हर तरफ, हर कमरा, हर कोना छान मारा गया, लेकिन छवि मैडम कहीं नहीं मिल रही थी। जैसे उन्हें जमीन खा गई हो या आसमान निगल गया हो। काव्या मैडम की आंखों से आंसू बहने लगे थे, मगर वह सब्र किए खड़ी थी। नहीं, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। छवि कहीं गई नहीं है, वह अंदर ही होगी। उनके शब्द जैसे खुद को झुठलाने की कोशिश कर रहे हों। वह तो अपनी शादी से बेहद खुश थी और तसल्ली में थी। वह ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। ऐसा वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। उनकी बेटी एक पढ़ी लिखी ऑफिसर थी। भला ऐसे कैसे वह इतना बड़ा कदम आखिरी मौके पर उठा सकती थी? क्या उसे एक बार भी अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वह भाग गई तो उसकी छोटी बहन की जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ने वाला था। विराट साहब चुप्पी से अपने मोबाइल पर नंबर मिलाने लगे, मगर बार बार कॉल बंद जा रही थी। पूरी हवेली में सिर्फ अविश्वास और शर्मिंदगी और डर की गहरी लहर छा गई थी। छवि मैडम का यूं गायब हो जाना सिर्फ लड़की का फरार होना नहीं था, बल्कि एक परिवार की इज्जत का सवाल बन चुका था। पूरे परिवार में विराज साहब की बेटी का चर्चा था। छवि मैडम कोई मामूली लड़की नहीं थी, बल्कि एक पुलिस में सीनियर ऑफिसर थी। सब उसको बड़ी इज्जत देते थे। फैमिली गैदरिंग हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, उस लड़की से हर कोई अपना रिश्ता जोड़ना चाहता था। लेकिन उसने खुद अपने लिए उस लड़के का चुनाव किया था। मगर अब जैसे सब कुछ रेत की तरह फिसल गया था। विराज साहब की इज्जत पर बुरी तरह से दाग लग गई थी। लोगों की अजीब अजीब बातें उनके कान में आ रही थी, जैसे वो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रहे थे। दिल में होले होले दर्द होना भी शुरू हो गया था। वह होंठ बंद करे, प्लीज छवि बेटा लौट आओ, क्यों अपने बाप को बदनाम कर रही हो? कुछ पल की चुप्पी थी, जैसे पूरी हवेली में भूचाल सा आ गया था। बाराती जो अभी तक अविश्वास में पड़कर बैठे हुए थे, अब धीरे धीरे वो बातें करने लगे थे और साफ शब्दों में बुरा बोलने लगे थे।
शोर बढ़ता जा रहा था। सबकी नज़रें एक दूसरे से सवाल कर रही थी। कोई हैरानी से, कोई गुस्से से, कोई शर्मिंदगी से नज़रें चुरा रहा था। अचानक दुल्हन की होने वाली नंद खड़ी हुई। उनके चेहरे पर गुस्से की एक लहर दिखाई दी। आवाज़ में तूफान भरा हुआ था। ये क्या तमाशा लगा रखा है विराज अंकल? पूरी बिरादरी में हमारी नाक कटवा दी आपकी बेटी ने। हम इज्जतदार लोग हैं, ऐसी हरकतें हमारे परिवार की औरतें नहीं करती। उसकी बातों पे जहर घुला हुआ था, जैसे सारा गुस्सा एक ही बार में निकाल देना चाहती हो। कितने देर से वह चुप बैठी थी, ये सब तमाशा देख रही थी। दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी लड़की आ जाए। उसके भाई की शादी थी। जितनी इज्जत लड़की वालों की खराब होनी थी, उतनी ही इज्जत उनकी भी खराब होती। लोग तरह तरह की बातें बनाते। उसके भाई को फिर कहीं रिश्ता नहीं मिलता। एक बदनाम दाग उसके भाई पर भी लग जाता। शादी वाले दिन ही लड़की भाग गई। इस लड़के में ही कोई कमी होगी। ये बातें सोचकर उन लोगों का दिमाग और ज़्यादा खराब हो रहा था। इसलिए वो गुस्से से बरस पड़े थे। काव्या मैडम बेबसी से उनकी तरफ देख रही थी, जबकि विराज साहब घबराकर खड़े हो गए थे। हाथ उठाकर नरमी से बात को संभालने की कोशिश की। बेटा प्लीज़ थोड़ा तसल्ली करिए, कोई गलतफहमी हुई होगी। छवि शायद पार्लर गई होगी, आखिरी वक्त में कुछ चीज़ें रह गई होंगी। हम पता करवा लेते हैं, प्लीज़ सब लोग बैठ जाएं। पार्लर वाले भी अभी ठीक तरह से नहीं बता रहे। मैं पुलिस कंप्लेन करता हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। वे दबे दबे शब्दों में उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर को उनकी भी तो बेटी थी, उनकी भी इज्जत का सवाल था। अगर उन लोगों की इज्जत खराब हो रही थी तो उनकी इज्जत पर भी कोई फूल नहीं झड़ रहे थे। लेकिन अब किसी को उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ औरतों ने अपने बच्चों को बाजू से थाम कर खड़ा किया। आदमियों ने धीरे धीरे सर हिलाना शुरू कर दिया। पार्लर गई है, अब जब शादी होने वाली है। किसी आदमी की आवाज़ गुस्से से तेज हुई थी। ये सब बहाने हैं, साफ साफ बात करो। विराज साहब की बेटी आपकी भी बेटी है, शर्मिंदगी हमें क्यों मिले? दूसरी तरफ कुछ लोग गुस्से से बड़बड़ाते हुए उठने लगे। कुछ औरतों ने सर पर दुपट्टा ठीक किया और बच्चों को संभालते हुए जाने की तैयारी करने लगी। एक मोटी औरत ने हंसी के साथ कहा, ऐसा तमाशा पहले कभी नहीं देखा। लड़की भाग गई है शादी वाले दिन और इल्ज़ाम दिया जा रहा है पार्लर वाले को। अरे बहन, तुम्हारी बेटी का किरदार ही ठीक नहीं था। पहले बताती कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की भी ऐसा गुल खिला सकती हैं। काव्या मैडम को देखकर वह गुस्से में बोली थी। पास खड़ी मिष्टी ने सब्र से अपनी माँ का हाथ थामा था। उसकी बहन उसकी सब कुछ थी। हर वक्त हर किसी के सामने वो बहुत ही फख्र से बताती थी कि वह छवि की बहन है, और आज उस बहन ने सबके बीच उनका जीना मुहाल कर दिया था। विराज साहब पसीने में भीग गए थे, चेहरे पर बेबसी शर्मिंदगी लिए सबको रोकने गए। प्लीज़ प्लीज़ 2 मिनट दीजिए, छवि मिल जाएगी। मेरी बात पर भरोसा करो। इस तरह बारात लेकर वापस ना जाओ, मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी। भगवान के लिए रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। उनका बस नहीं चल रहा था। वे बारातियों के पांव पकड़ लेते, मगर अब सब कुछ रेत की तरह फिसलते जा रहा था। बाराती किसी सूरत रुकने के मूड में नहीं थे। सब एक एक करके हवेली से जाने लगे। एक शोर, एक हंगामा, एक तूफान पीछे छोड़ गए, और एक ऐसी बदनामी पीछे छोड़ गए जिसमें सिर्फ और सिर्फ बदनामी अब एक लड़की की होनी थी। विराज अपना दिल थाम कर वहीं सोफे पर ढह गए, जैसे किसी ने जमीन से बांध दिया हो। उनकी सांस उखड़ने लगी। काव्या मैडम तेजी से उनके पास आईं। पानी का गिलास थामा, मगर उनकी निगाहें कहीं खो चुकी थी। इस अफरा तफरी में नौकर दौड़ता हुआ आया, साहब जी, हमने पूरी हवेली छान ली है, छवि मैडम कहीं नहीं मिल रही। ये आवाज़ था, कानों में गर्म रेत भर दिया था, जो उन दोनों पति पत्नी के लिए बहुत परेशानी भरी थी। काव्या मैडम ने आसमान की तरफ देखते हुए अपने सर को थाम लिया। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखाया तूने। शोर खत्म हो चुका था, मगर जो तूफान दिलों में आ चुका था वह तबाही फैलाने को तैयार था। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। रात के 2 बज चुके थे। पूरे आसमान पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हवेली के आंगन में अब सिर्फ हवा की चीख बाकी रह गई थी। मेहमानों का शोर, हंसी ठहाके सब खत्म हो चुका था। अब सिर्फ खाली कुर्सियां, बिखरे फूल और दिल को चीर देने वाली चुप्पी रह गई थी। हवेली के आंगन में मध्यम रोशनी जल रही थी। दीवार पर लगा घड़ियाल हर सेकंड पर चुप्पी को और ज़्यादा गहरा कर रहा था। विराज सोफे पर बैठे दोनों हाथों से अपना सर थामे, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उनके कंधों पर आ गया हो। आंखों के कोने भीग चुके थे, चेहरे बेबसी का एक अजब तस्वीर बना चुकी थी। काव्या मैडम उनके साथ ही बैठी थी। चेहरे पर दुख और गुस्सा, शर्मिंदगी की मिली जुली असर झलक रही थी। कुछ पल करीबी रिश्तेदार अभी यहाँ मौजूद थे,
जो किसी तसल्ली के बजाय बस चुप तमाशा देख रहे थे ताकि उनको कोई बात मिल सके, अपने परिवार में फैला सके। रिवाज साहब ने एकदम सर उठाया और काव्या मैडम की तरफ पलटकर देखा। आवाज़ तेज हो चुकी थी, जैसे अंदर का सारा मलाल बाहर आ गया हो। कहाँ है तुम्हारी बेटी? कुछ पता है तुम्हें? काव्या, कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। क्या क्या बातें बना रहे थे, सब थू थू कर रहे थे हम पर। उनके आंसू अब बेकाबू हो चुके थे, आवाज़ में कपकपाहट और दिल में बहुत गहरा घाव। वह कब तक चुप्पी लगाकर रखते? आखिर कोई इंसान थे, कब तक सब्र करके बैठते? कुछ न कुछ तो सोचा ही था। काव्या ने भी आंखें मीच ली, मगर गुस्से से बोल उठी, मैंने तो कहा था वक्त पर शादी कर दो, मगर नहीं, आपको तो उसकी पढ़ाई की फिक्र थी। ये लीजिए नतीजा। सही नाम रोशन किया है आपकी लाडली बेटी ने। अगर मैंने छूट दी थी तो तुम उसकी अच्छी परवरिश करती। ये परवरिश की है तुमने। माँ के हाथ में होती है औलाद की परवरिश। मैंने तो कभी बेटियों से लाड नहीं किया, तुम ही दिन रात उसके आगे पीछे फिरती रही। विराज का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था, हाथ कांप रहे थे। उस पल एक मासूम सी आवाज़ हवा में गूंजी। उनकी छोटी बेटी सोफे के किनारे सिमटी बैठी, आंखों में आंसू लिए बोली, प्लीज़ मम्मी पापा, आप दोनों चुप हो जाओ। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे, दीदी को कौन ढूंढेगा? वह जहाँ भी होंगी अकेली डर रही होंगी। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, ये जाने बगैर उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। विराज साहब ने बेबसी से उसे देखा, जैसे उसकी बात दिल पर लगी हो। फिर सर झुका लिया। क्या छवि को तलाश करें? अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इज्जत, रिश्ता, भरोसा, सब कुछ। उनकी आवाज़ उभर आई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था। हर दीवार पर जैसे तमाशा बनकर उस हवेली की इज्जत खाक में मिल चुकी थी और ये गवाही लिख गई थी। सबके दिलों में बस सिसकियां उठ रही थी, दिल बोझल हो चुके थे और उम्मीद वे तो कहीं बहुत पीछे रह गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ से उम्मीद छोड़ी जाती है वहीं से भगवान मदद के रास्ते खोल देता है। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन छवि का कोई अता पता नहीं था। रात का चौथा पहर चल रहा था। सारी हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी। वक्त जैसे थम सा गया था। हर कमरा, हर दीवार दर्द में तड़प रही थी। वीरानी घर पर नाच रही थी। आंगन की मध्यम रोशनी अब थकन से चूर होने लगी थी। सब लोग अपनी जगह चुप बैठे थे। उस तबाही ने किसी को सोने नहीं दिया था। दिलों में बस एक ही प्रार्थना थी, छवि ठीक हो, वापस आ जाए। एक दो बार काव्या मैडम ने विराज साहब को समझाया, आप थोड़ी देर आराम कर लो, मगर उन्होंने मना कर दिया था। उनकी बेटी का कुछ अता पता नहीं था, ऐसे कैसे वे सो जाते? उनके जमीर उन्हें सोने नहीं दे रहा था। वक्त तेजी से बीतने लगा था। करीब कुछ पल बाद कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी। दरवाजे की हल्की सी आवाज़ उभरी, जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसे खोला हो। निगाहें एक साथ उस दरवाजे पर उठी थी और फिर सांस जैसे रुक सी गई थी। जो मंजर आंखों के सामने था वह जान निकाल लेने के लिए काफ़ी था। दरवाजे पर छवि खड़ी थी, बिखरे बाल, चेहरे पर धूल मिट्टी, आंखों में अजीब सी वीरानी, होंठ सूखे, पाँव नंगे। कपड़ों का हाल भी खराब था, जैसे कई कांटे चुभे हों। वह बहुत सुस्त कदमों से अंदर आ रही थी। उसका बदन जैसे अंदर ही टूट चुका था, जैसे हर सांस उसके अंदर से छीन ली गई हो। आंखों में वीरानी, चेहरे पर उदासी। उसे देखकर बहुत कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। विराज साहब, काव्या मैडम की सांस जैसे थम सी गई थी। सारे मेहमान फटी फटी निगाहों से छवि का बर्बाद चेहरा और जिस्म देख रहे थे। छवि, काव्या मैडम की आवाज़ कपकपाहट से निकली, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ना हुआ हो। जैसे ही वे थोड़ा पास आई, काव्या मैडम तड़प कर उठी और बेटी को सीने से लगा लिया। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है? कहाँ थी तुम? बोलती क्यों नहीं हो? उनकी आवाज़ में दर्द और माँ की बेबसी शामिल थी। छवि को बुरी तरह से झकझोर रही थी, मगर छवि का चेहरा बिल्कुल खाली खाली था। आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो सबका दिल चीर कर रख दे। उसकी चुप्पी पूरी हवेली का सुकून बर्बाद कर रही थी। क्या हुआ? तुम कहाँ चली गई थी? तुम किस हाल में हो बेटा? विराज साहब भी आगे बढ़े। आंखें नम थी, आवाज़ उभर आई, बेटा कुछ तो बोलो, बाप हूँ तुम्हारा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? वे लोग अपनी परेशानी भूलकर छवि में लग गए थे। आखिर उस परिवार का सबसे होनहार लड़की थी और अब उसको इस हाल में देखकर सभी का होश उड़कर रह गया था। मगर वहाँ मौजूद कुछ करीबी रिश्तेदार, जो काफ़ी देर से इस इंतजार में थे कि ज़्यादा कोई तमाशा हो, उनके चेहरे जैसे तिलमिला उठे थे। मिष्टी दौड़ती हुई बहन के सामने आई। दीदी, भगवान के लिए कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? ये आपकी क्या हालत हो रही है? आपके साथ ये सब किसने किया? कुछ तो बताइए। वह रो रही थी, बहन का हाथ पकड़कर झकझोर रही थी, मगर सबकी निगाहें चुप थी। उनमें कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था, ना होठों पर कोई आवाज़ थी,
वह जैसे सब कुछ सुन रही हो मगर समझ नहीं पा रही थी। उसका सर अपनी माँ के कंधे से लगा था। वह बस एक खालीपन लिए सबको ताके जा रही थी। काव्या मैडम की सिसकियाँ अब तेज हो चुकी थी। किसी ने कुछ किया तुम्हारे साथ? ये सब जुल्म किसने किया? बोलो छवि, अपनी माँ को बता दो, तुम्हें भगवान की कसम है। अपनी बेटी के हाथ जोड़ रही थी, बिलक बिलक के रो रही थी, मगर छवि की चुप्पी अब सब पर भारी पड़ रही थी। हवेली में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सवाल बेशुमार थे, जवाब सिर्फ एक चुप्पी थी। बदन के आमने सामने घूम रही थी। विराज पीछे हटकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटी, मेरी इज्जत, क्या हो गया तुझे? किसी के पास अब कोई शब्द नहीं थे। सिर्फ एक सवाल था जो सबकी आंखों में था। छवि के साथ आखिर क्या हुआ था? वह बहुत मुश्किल से अपने आप को छुड़ाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उसमें अब हिम्मत नहीं थी। कदम भारी, कंधे झुके हुए, उसकी हालत बहुत बुरी थी। किसी ने नहीं रोका था, जबकि वहां खड़े रिश्तेदार जल्दी ही हरकत में आए थे। पूरे परिवार में ये बात आग की तरह फैला दी गई थी। छवि रात के 4 बजे बिखरी हालत में लौटी। जरूर उसके साथ कुछ गलत हो चुका है, और उस गलत का मतलब तो सब बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही छवि के कदम खुद ब खुद बाथरूम की तरफ उठे, जैसे वह खुद को घसीट कर वहाँ ले जा रही हो। एक बोझ था जो उसके बदन को तोड़ रहा था, मगर वह अब महसूस करने से परहेज कर रही थी। उसने जिंदगी में कभी इस तरह सोचा भी नहीं था। उस पर ऐसा वक्त भी आ सकता था। जिंदगी उसने हमेशा एक नाम के साथ बिताया था। अपनी नाक पर मक्खी भी बैठने नहीं देती थी, और अब पूरा किरदार उसका बर्बाद हो गया था। उसकी पूरी साख खराब हो चुकी थी। इतने सालों में बनाई हुई इज्जत पल भर में बर्बाद हो चुकी थी। दरवाजा बंद करके उसने शावर को ऑन किया और फिर बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ महसूस किए, वह कपड़े समेत पानी के नीचे खड़ी हो गई। पानी टप टप उसके ऊपर बरसने लगा, मगर वह हिल तक नहीं रही थी। अब उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर चेहरे पर कोई असर नहीं था। पानी के कतरे उसके चेहरे से बहते आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके दर्द को ना छुपा सके। दिल चीख रहा था, आत्मा रो रही थी, लेकिन होंठ सिले हुए थे। कपड़े उसके बदन से लिपटे हुए थे, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वह बहुत बेबस लग रही थी, जैसे जिंदगी उससे कोई बहुत बड़ा हिसाब ले चुकी थी और अब सिर्फ एक खाली खोल बाकी रह गया था। कुछ पल ही बीते थे कि कमरे का दरवाजा खुला। मिष्टी अंदर आई। दीदी। उसने आसपास नजर दौड़ाई, मगर छवि कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर वॉशरूम से आते शावर की आवाज़ पर उसका दिल दहल गया। वह जल्दी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने का मंजर देखकर उसका दिल दहल गया। हे भगवान! मिष्टी भागती हुई उसके पास आई, शावर बंद किया और छवि के कंधे को थामा। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? कपड़े समेत पानी के नीचे खड़ी हो। उसने छवि का हाथ थामा, बाहर ले जाने की कोशिश की, मगर छवि की हालत पत्थर की हो चुकी थी। दीदी, कुछ तो बोलो, मुझे तो बताओ क्या हुआ है? कहाँ रह गई थी तुम? हम सब कितनी बदनामी झेल चुके थे। पापा का दिल बैठ गया, और ये क्या हाल बना रखा है आपने? जाने से इतनी तकलीफ नहीं हुई दीदी, लेकिन आपकी इस हालत से हो रही है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज कुछ तो बता दीजिए। लेकिन आवाज़ वहीं का वहीं था। मिष्टी की आवाज़ उभर आई थी, आंखों से आंसू बह निकले थे, मगर छवि अपना मुंह नहीं खोल रही थी। चुप से सिर्फ मिष्टी को देख रही थी। उसकी आंखें गवाही थी किसी बहुत बड़े तूफान की, जो उसके अंदर आकर सब कुछ बहाकर ले गया था। बोलो ना दीदी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझसे भी क्या छुपाना है? तुम्हारी चुप्पी मुझे मार डालेगी। मिष्टी ने उसे जोर से झकझोड़ा था, लेकिन छवि की नज़रें बस उसे देख रही थी, जैसे वह उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो, जैसे वह सब कुछ भूल चुकी हो, या शायद सब याद है मगर शब्द मर चुके हों। कमरे की हवा बोझल हो चुकी थी। दर्द दीवारों से टपक रहा था, और छवि बस एक जिंदा लाश बनकर खड़ी थी। ना कुछ कहा, ना कोई बात की, सिर्फ एक सूखी चुप्पी जो चीखों से भी ज़्यादा दर्दनाक थी, जो दिल दहलाने वाली थी। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। दिन हफ्तों में और फिर महीनों में बदल गई थी, लेकिन छवि की हालत ज्यों की त्यों थी। उसने अपनी ड्यूटी भी रिजाइन कर दी थी। वह ड्यूटी करने भी नहीं जा रही थी। कई बार काव्य मैडम ने वहां खबर भिजवाने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं मिल रही थी। वक्त पर खाना मिल जाता तो दिल मार कर 2 निवाला खा लेती, ना कोई सवाल करती। अपने कमरे तक बंद होकर रह गई थी। उसने सीख लिया था चुप रहकर जीना। उसको देखकर किसी जिंदा लाश की तरह मालूम पड़ता था। एक ऐसी जिंदा लाश जो बस सांस ले रही थी, लेकिन जज्बात, एहसास सब कुछ मर चुके थे। आज मामूली सा दिन था। कमरे में धीमी रोशनी जल रही थी। रात का पिछला पहर था। विराज साहब और काव्या मैडम अपने बिस्तर पर बैठे बेचैन निगाहों से छत को तके जा रहे थे। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, मगर दिलों में एक तूफान उठा था।
जो जुबा पर आकर चुप्पी को तोड़ने को बेताब थी। 1 महीना हो गया था। काव्या मैडम और विराज साहब ने गहरी सांस लेते हुए अपनी चुप्पी को तोड़ी। मेरी बेटी को क्या हो गया है? मैं तो कुछ नहीं कहता, उसे कोई इल्ज़ाम नहीं दिया। मैंने कितनी बदनामी सही, अब लोग हम पर गलत निगाहें डालकर बोलते हैं। ये सब बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं, लेकिन छवि वह तो जैसे पूरी चुप्पी की तस्वीर बन चुकी है। मुझे उसकी ऐसी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही। उसको बोलो कि वो पुरानी छवि बन जाए। मुझसे अब ये सब नहीं देखा जाएगा। कवि मैडम ने थकी थकी निगाहों से पति को देखा। चेहरे पर अफसोस, बेबसी की झलक दिखाई दे रही थी। मैंने भी कितनी कोशिश की है विराज, उससे हर तरह से बात करके देख लिया है। कभी नरमी शब्दों में, कभी गुस्से में, कभी माँ बनकर, कभी दुश्मन बनकर। ताने दिए, डांटा, मगर बस एक चुप्पी की लहर में खो गई है। न कुछ बोलती है न जवाब देती है। विराट साहब ने अपना सर थाम लिया, आंखों में नरमी उतर आई। काव्या प्लीज उसे अब ताने मत दो। मेरी बच्ची इतनी बुरी नहीं, मैं जानता हूँ। वह बहुत अच्छी लड़की है, उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। हाँ, हालात शायद ऐसे हो गए थे। मैं खुद भी बेबस हो गई थी। काव्या मैडम चुप हो गई। कुछ देर बाद धीरे से बोली, क्या करें विराज? कुछ तो सोचा होगा। वह दिन ब दिन खाली होती जा रही है। मैं तो डरने लगी हूँ उसकी चुप्पी से। भगवान न करे किसी दिन हम लोग ना रहें तो वह अपने साथ कुछ कर ना ले। हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। विराज साहब काव्या की बातें सुनकर बोले थे, मैंने कल एक औरत को बुलाया है। विराज साहब ने धीमी आवाज़ में कहा, वह रिश्ता लेकर आ रही है। सोचा है शायद कोई अच्छी बात बन जाए, छवि को एक नई जिंदगी मिल जाए। काव्या ने चौंक कर उन्हें देखा। रिश्ता? कैसा रिश्ता? कौन है वह लड़का? किस परिवार से है? और उनकी माँ को क्या उन्हें पता है हमारी बेटी के साथ क्या हो चुका है? विराज, आप देख लेना, अगर उसने कल छवि को कुछ भी कहा तो बहुत हर्ट हो जाएगी। पहले ही उसके कान में हर हकीकत डाल देना ताकि किसी बात के लिए कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। विराज साहब ने हल्की बेचैनी से मुंह मोड़ा। बस इतना मालूम है कि लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, कहीं बाहर नौकरी करता है। कल वे लोग खुद आकर मिलेंगे, वही सब बात हो जाएगी। लेकिन हमें लड़की की माँ से बात कर लेनी चाहिए, वही सब कुछ बता सकती है। विराज साहब ने जांच पड़ताल की। कहा, अभी तो बस औरत आ रही है रिश्ता लेकर। हो सकता है कल लड़का और उसकी माँ भी आ जाए। कल देखते हैं, बैठकर अच्छी तरह बात कर लेंगे। अगर सब ठीक हुआ तो शायद छवि की जिंदगी फिर से कोई रोशनी लौट आएगी। विराज की आवाज़ में उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी थी, जो काव्या के चेहरे पर थोड़ा सुकून ले आई थी। मगर दोनों के आंखों में एक सवाल अब भी जिंदा था। 1 महीने की चुप्पी आखिर किस सच को छुपाए बैठी थी? वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। अगली सुबह का सूरज पूरी तरह निकल चुका था। दोपहर की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी, मगर आंगन में एक अजीब सी ठंडक थी। चुप्पी और गंभीरता का राज सुना रही थी। काव्या, विराज, उनकी बेटी मिष्टी सोफे पर बैठे थे। चेहरे पर सवाल थे, दिलों में बेचैनी थी। कमरे का माहौल ऐसा था जैसे कोई बड़ा फैसला उनके सर पर आकर खड़ा हुआ है। उनके बिल्कुल सामने सोफे पर एक गहरी नज़रें रखने वाली, शक्ल से बड़ी सीधी सादी और इज्जतदार लग रही थी। आदमी भी ठीक ठाक था, जिसकी आंखों में कुछ था। वह शहर का एक बिजनेसमैन था। कोट पैंट में 3 पीस सूट पहना हुआ था। वे लोग साधारण बड़ी अमीर लग रहे थे। वे जिस स्टाइल में बैठे थे, उनका रोब और दबदबा दिखाई दे रहा था। कुछ पल चुप्पी थी। मैडम ने अपने बेटे की तरफ एक नज़र डाली, फिर विराज साहब की तरफ ध्यान दी। हमें पता है आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था। उनके शब्द नरमी में लिपटे हुए थे, लेकिन असर बहुत गहरा दिखाई दे रहा था। विराज साहब ने सर झुका लिया। उनके चेहरे पर दुख का साया छुपा हुआ था और काव्या मैम ने अपने होंठ सी लिए। उर्मी मैडम ने बात चालू की, खैर मैं आपके जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहती। मेरी यहाँ आने की वजह कुछ और है। उन्होंने एक पल को चुप्पी के बाद गहरी सांस ली। वेद के लिए आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आई हूँ। काव्या और विराज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मिष्टी का चेहरा हैरानी से खुला का खुला ही रह गया। हमें एक पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, समझदार लड़की की तलाश थी। मेरी इच्छा है कि वेद की जिंदगी में कोई ऐसी औरत आए जो उसका ख्याल रख सके, उसके साथ चल सके और इस परिवार का वारिस पैदा कर सके। उनकी नज़रें वेद पर पड़ी, जो बिल्कुल चुप बैठा था। चेहरे पर कोई घमंड या गुरूर नहीं था, सिर्फ एक सादगी और गहरी सोच का कोहराम था। उर्मी मैडम ने बात बढ़ाई, ये मेरा इकलौता बेटा है। पहली शादी उसके बाप ने अपने पसंद से करवाई थी। गांव की एक लड़की थी, बुरी किस्मत थी उसकी, बच्चा नहीं जन्म दे सकती थी। वैद ने कभी उसकी शिकायत नहीं की, ना जुबान खोली। मगर अब हमें अपनी खून की नस्ल को आगे बढ़ानी है। उन्होंने विराज और काव्या से बहुत गंभीरता से बात की। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी बेटी को अपने वेद की जिंदगी में नए जीवन साथी के रूप में स्वीकार करें। मगर वे पल भर में चुप हुई। मगर हमारी एक शर्त है।
विराज साहब और काव्या दोनों के चेहरे पर एक गंभीरता सी छा गई थी। उनकी नज़रें एक साथ ज़मीन पर टिकी हुई। कमरे में एक पल को सन्नाटा सा छा गया। सिर्फ दिलों की धड़कन बाकी रह गई। बाहर हल्की सी धूप, अंदर का माहौल और ज़्यादा गर्म हो रहा था, मगर अंदर बैठे सब लोगों की नज़रें और ध्यान सिर्फ आने वाले शब्दों पर थी। उर्मी की आंखों में गुरूर अंदाज में कुछ अलग बात झलक रही थी। उन्होंने कुर्सी पर जरा सा झुकते हुए नरमी से कड़वे शब्दों में कहे, हमें आपकी बेटी के बीते हुए कल के बारे में सब कुछ पता है। बदनाम जमाना कहे या जो भी, मगर हमारा वेद एक इज्जतदार है, सारे कारोबार का अकेला मालिक है। हमारे परिवार में दूसरी शादी की परमिशन नहीं, लेकिन हमें हमारा नस्ल भी तो आगे बढ़ाना है और वेद के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं, लेकिन हमें एक पढ़ी लिखी और नौकरी वाली लड़की चाहिए। लेकिन अब जबकि आपकी बेटी की इज्जत हर जगह बदनाम हो गई है, उसके बदले में आपको कुछ रकम देनी होगी। और पैसा ऐसा चीज़ है जो हर बुराई को छुपा लेती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? हमने इस रिश्ते के लिए हामी इसलिए भरी क्योंकि आपकी बेटी पढ़ी लिखी। काव्या मैडम का चेहरा तन गया। वे अभी कुछ कहने लगी थी कि उर्मी मैडम ने अपनी बात चालू रखी। बस हमें दहेज थोड़ी ज़्यादा चाहिए। आप समझ सकती हैं, इतने बड़े परिवार में भी कुछ बातें नरमी से हासिल करनी पड़ती है। ये सब सुनते ही काव्या मैडम की आंखों में चमक की लहर आ गई, मगर गुस्से की। उन्होंने कहा, मगर बहन, ये तो लड़की की सेफ्टी होती है, एक माँ के दिल की तसल्ली। और फिर हमारी बेटी जिस परेशानी से गुजर रही है, क्या आप समझ सकती हैं? हमें ये सेफ्टी ज़रूरी है। उर्मी मैडम हल्का सा मुस्कुराई, मगर वह मुस्कुराहट नरमी की नहीं, गुस्से की थी। देखिए काव्या जी, मर्जी आपकी है, हमारे वेद के लिए लड़कियों की कमी नहीं। बस हमें लगा कि शायद आपकी बेटी को एक इज्जतदार नाम देकर हम कुछ अच्छा कर लेंगे, मगर इल्ज़ाम ही ऐसा है। उसके बदले हमें रकम चाहिए होगी, यही हमारी शर्त है। रिवाज जो अब तक चुप थे, धीरे से बोले, उर्मी मैडम, आप बात को गलत मोड़ पर ले जा रही हैं। हम कोई ज़िद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। एक बाप होने के नाते मेरी बेटी के लिए मैं हमेशा ठीक ही सोचूंगा। मगर उर्मी मैडम ने उनकी बात काटते हुए कहा, और मैं भी एक माँ हूँ, अपने बेटे के लिए हमेशा अच्छा ही सोचूंगी। अगर एक बदनाम लड़की को अपनी बहू बना रही हूँ तो मुझे उसके ऐबों को छुपाने के लिए रकम चाहिए। उस बीच वेद चुप बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई असर नहीं था। वह न कुछ बोल रहा था, बस आंखें झुकाए बस सुन रहा था। कुछ पल चुप्पी में बीते, फिर काव्या ने सख्त शब्दों में कहा, ठीक है, हमें सोचने का टाइम दीजिए, हम आपको फ़ोन कर देंगे। जी ठीक है। उर्मी ने गर्दन हिलाई और वे दोनों चाय की प्याली ख़त्म करके धीरे से उठ खड़े हुए। दरवाज़ा बंद हुआ और आंगन की हवा एक बार फिर वीरान हो गई, जैसे कुछ पल पहले वहाँ मौजूद गुरूर, सवाल सब कुछ छोड़कर जा चुके थे। मगर वह बोझ पीछे रह गया था, एक ऐसा बोझ जिसमें सिर्फ व सिर्फ परेशानी थी। वह काली रात आसमान को ढक रखा था। हवेली के आंगन में हल्की रोशनी की टिमटिमाहट कमरे को धीमी से चमक दे रही थी। छवि एक महीने की पूरी चुप्पी के बाद आज भी वह पुरानी कुर्सी पर बैठी थी, बिल्कुल सुन्न और बेजान, नजरें जमीन पर गाड़े, जैसे वह कोई और दुनिया को देख रही हो। काव्या मैडम सोफे पर बैठे बेटी को एक नज़र देखकर बोली, ऐसी जगह रिश्ता करने से अच्छा है कि हम अपनी बेटी को अपने पास ही रखें। क्या इज्जत मिलेगी इसे वहाँ? जिस माँ का शब्द अभी से जहर उगल रहा था, कल को वह क्या पता क्या मुसीबत तोड़ेगी मेरी बेटी के ऊपर। मिष्टी बहुत जल्द घबराकर बोली थी, माँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मिष्टी के ऐसे हड़बड़ाकर बोलने पर छवि ने एक उदास भरी नज़र अपनी बहन पर डाली थी, फिर नीचे कर ली। मिष्टी ने कहा, मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। जो लड़का आया था वह बहुत खूबसूरत था, मगर उसकी माँ हम सबके सामने इतनी बकवास करके गई है और हमारी बहन को वह ऐसी नज़रों से जज करके गई है। उसकी नज़र में हमारे मान सम्मान की भी कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही थी। माना कि वे लोग हमसे अमीर हैं, लेकिन बात करने में जरा भी शर्माई नहीं थी। वह छवि दीदी को हर वक्त ताने देगी, हम क्यों ऐसे नर्क में धकेलें उसे। विराज साहब जो तकिए से टेक लगाए गहरी सोच में डूबे हुए थे, धीरे से बोले, रहने देते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। हमारी बेटी पर जो परेशानी आ चुकी है बस वही काफ़ी है। तभी हवा में एक बोझल चुप्पी छा गई, मगर फिर जैसे ही किसी मुर्दा दिल में धड़कन लौट आई हो। छवि ने धीरे से सर उठाया। उसकी आवाज़ बहुत धीरे थी, मगर हर शब्द में फैसला छुपा हुआ था। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं सोचने की, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। आंगन में जैसे सब सांस लेना ही भूल गए थे। मिष्टी हड़बड़ाकर बोली, दीदी आप क्या कह रही हो? पूरे 1 महीने के बाद वह सबके सामने बोली थी, लेकिन जो बोली थी वह उन सबकी सोच से बिल्कुल अलग था। विराज साहब भी जल्दी सीधे होकर बैठे, नहीं बेटा, तुम हम पर बोझ नहीं हो, जो होना था सो हो गया, वह तुम्हारा किस्मत था, मगर अब हम तुम्हें दोबारा किसी परेशानी में नहीं डालेंगे। वह बड़ी दर्द भरे शब्दों में बोले थे। उन्हें मिष्टी से ज़्यादा छवि प्यारी थी।
यही वजह थी इतना बड़ा तमाशा होने के बाद भी उन्होंने एक बार भी अपनी औलाद को ये नहीं बोला था कि तुम्हारी वजह से मैं कितना बदनाम हुआ हूँ, कितने लोगों ने मेरे किरदार पर उंगली उठाई थी, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दी है। छवि की आंखों में एक ऐसी थकन थी जो शायद आत्मा तक उतरी हुई थी। आवाज़ अभी भी बिल्कुल धीमी थी, लेकिन शायद वह इरादा कर चुकी थी। पापा, ये मेरी किस्मत है। मेरे दाग लगे हुए किरदार पर अब इज्जत तो मेरी कभी वापस नहीं लौटेगी, मैं जानती हूँ, मगर मैं अब बोझ बनकर नहीं जीना चाहती। बस ये चाहती हूँ कि आप लोग खुश रहें और इस शादी के लिए राजी हो जाएं। काव्या मैडम ने आगे बढ़कर बेटी का हाथ थामना चाहा, मगर छवि ने नरमी से अपना हाथ छुड़वा लिया। अब बात खत्म करो, मुझे सोना है। ये कहकर वह धीरे से कदम उठाती आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे रह जाने वाले माँ बाप और बहन की नज़रें बस उसकी कमर पर जमी रह गई और आंगन एक बार फिर गहरी चुप्पी में डूब गई। मगर अब ये चुप्पी बेबसी थी, अब ये घड़ी फैसले की थी और शायद एक नई कुर्बानी की थी। वो ऐसे ही थी, कभी कभी अचानक ऐसे फैसले कर जाती थी, घर में सभी दंग रह जाते थे। उसने अपनी पहली मोहब्बत का भी इस तरह इजहार किया, लेकिन अब जब सब कुछ खत्म हो गया था तो वह पूरा 1 महीना चुप रही और अभी भी उसे बहुत मुश्किल से बाहर लाया गया था। अब जो बात उसने सबके सामने कर दी थी, ये सोचकर सभी घरवाले हैरान थे। आखिर ऐसा कौन सा राज था जो वह छुपा रही थी और किसी से कुछ नहीं बताती थी। और जब उसकी शादी के लिए अब कोई राजी नहीं था तो वह क्यों उस शादीशुदा लड़के की दूसरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो गई थी। वेद और उसकी माँ आंगन में सोफे पर टेक लगाए बैठे थे। सामने उर्मी मैडम पूरे अपने रोब में बैठी थी, हाथ में कीमती चीनी मिट्टी की प्याली जिसमें हल्की सी चाय की भाप उठ रही थी। उस चुप्पी को वेद की खनकती बेचैन आवाज ने तोड़ा था। मम्मी, जब वो लड़की इतनी बदनाम है तो आप मेरी शादी उससे क्यों करवा रही हो? उसके चेहरे पर बल और आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रहा था। मेरा ख्याल है हमें क्या उसे अपने घर की इज्जत बनानी चाहिए। सोसाइटी में हमारी एक पहचान है, एक मुकाम है, मेरा अपना बिजनेस सर्कल है। पापा के साथ साथ अगर गांव में किसी को मालूम हो गया कि मैं किसी ऐसी लड़की को अपनी पत्नी बना चुका हूं जो अपनी शादी के रात गायब हो गई थी और फिर काफ़ी देर तक गायब रही, तो लोग क्या सोचेंगे? वेद को बिल्कुल भी छवि के किरदार के बारे में पता नहीं था। वेद के लिए वे एक आम सी लड़की थी, लेकिन वहां पहुंचकर जो बातें उसने अपनी माँ के मुँह से सुनी थी वह उसके होश उड़ाकर रख दिए थे। इसलिए वह जल्दी ही शादी से मना कर गया था। उर्मी ने प्याली ज़मीन पर रखी, वेद की तरफ झुक कर बोली, कोई कुछ नहीं सोचेगा, और अगर सोचेगा भी तो हमें क्या? छवि तुम्हारी दूसरी पत्नी बन रही है और तुम्हारी पहली पत्नी वैसे भी गांव की है, पढ़ी लिखी नहीं है, और तुम भूल रहे हो हमें अपने वारिस को भी आगे बढ़ाना है। और वे लड़की समझदार है, पढ़ी लिखी है, ऊपर से वो पुलिस ऑफिसर है। हमारी सोसाइटी में एक इमेज है, उसके लिए ये लड़की बिल्कुल ठीक है। मुझे उसके जाती जिंदगी में कोई लेना देना नहीं, और उसके किरदार पर जो कीचड़ उछाला गया था उसके लिए मैंने वह रकम ले ली है। अब तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। वेद अपने चेहरे पर बिल्कुल गंभीरता सजाए चुप हो गया। माँ, मैं इसके साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, मुझे ये लड़की स्वीकार नहीं है। वेद कुछ बोलने ही वाला था। उर्मी ने हंसी के साथ उसे अपनी गुस्सैली आंखों से घूरा। कहा, तुम्हें इस शादी को लेकर कोई भी बातें नहीं सोचनी, तुम्हें बस अपनी नस्ल के बारे में सोचना है। और मुझे पता है तुम जैसे आदमी को ऐसे ही औरत रास आएगी, जो बोलेंगे वह करेगी, वह सब बर्दाश्त करेगी। और रही बात उसकी इज्जत की, तो हमें पता है वह अब कंवारी नहीं होगी, मगर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उन्हें पड़ता है जिन्हें किरदार से ज़्यादा पर्दे की फिक्र होती है। वेद ने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले, मगर उर्मी की बातें दिमाग पर हावी हो चुकी थी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, माँ, आप चाहती हैं तो ठीक है, मगर याद रखो अगर उसने आगे कोई समस्या खड़ी की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। उर्मी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। वह कोई समस्या खड़ी नहीं करेगी, वे लड़की टूटी हुई है और तुम जैसे आदमी के लिए वही सबसे आसान शिकार है। तुम्हें सिर्फ बर्दाश्त करना है और थोड़ा सा सब्र करो। वेद ने गहरी सांस लेते हुए गर्दन पीछे की और छत को तकते हुए चुप हो गया। उसकी आंखों में भविष्य की परछाइयाँ थी। अपनी माँ के इस तरह की बातों से थोड़ा मायूस हो गया था। अब वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। सारी जानकारी तय हो चुकी थी। हवेली के आंगन को सादगी से सजाया गया था। ना कोई मेहंदी का रस्म, ना बैंड बाजा, ना हंगामा, सिर्फ चुप्पी जैसे कोई बोझ हो जो सबके दिलों पर रखा हुआ हो। एक छोटा सा कालीन आंगन के बीच में बिछा दिया गया था और उसी आंगन में छोटा सा मंडप सजाया गया था। कुछ रिश्तेदार थे, विराज साहब थे और काव्या मैडम थी और मिष्टी, वेद की माँ, उर्मी, सारे मौजूद थे। वेद नॉर्मल सा कपड़ा पहना हुआ था, इधर काव्या ने भी कुछ साधारण कपड़े ही पहन रखे थे। वेद एक कोने में बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी, आंखों में खालीपन। पंडित जी ने शादी की रस्में शुरू की, सब आंखें झुकाए चुप से शादी की रस्मों को निभा रहे थे। फेरे हुए, सब कुछ हुआ और शादी संपन्न हुई।
विदाई का समय आया तो उर्मी मैडम आगे बढ़ी। उन्होंने अपने तय किए हुए रकम सबके सामने मांगा और कहा कि 50,000 रुपये आप लोगों को देना पड़ेगा, उसके बाद में छवि की विदाई होगी। वैसे वेद के लिए ये 50,000 रुपये बहुत मामूली रकम थे। आंगन में सब लोग जैसे सांस लेना भूल गए थे। छवि, जो कि सादा पीले कपड़ों में बाल बांधे चेहरे पर चुप्पी सजाए बैठी थी, उसने ये शर्त स्वीकार करते हुए अपनी अनुमति दे दी थी। उधर वेद भी बिल्कुल चुप था। वह अपनी माँ के मुंह को तकने लगा था। कमरे में मौजूद कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट आई थी, लेकिन ज़्यादातर चुप्पी थी। किसी ने खुशी का शोर न मचाया, कोई तालियां न बजी। सभी अपनी जगह बैठे रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काव्या आगे बढ़ी, छवि के सर पर हाथ रखा। बेटी, अब तुम उस घर की इज्जत हो, खुद को मजबूत रखना। मिष्टी ने आंखों में नमी लिए अपनी बहन का हाथ थामा। दीदी खुश रहना प्लीज। छवि ने सिर्फ एक नज़र उठाकर अपनी छोटी बहन मिष्टी को देखा। आंखों में कुछ भी नहीं था, न शिकायत न सवाल। विदाई का टाइम आया तो कोई शहनाई नहीं बजाई गई। सिर्फ सादा पीले कपड़ों में दरवाजे पर खड़ी थी छवि ने बगैर किसी से पूछे अपना छोटा सा बैग उठाया। पापा के कदमों में जाकर बैठी। विराज साहब ने उसे उठाकर सीने से लगाया। वह चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वेद भी उसके साथ चुप से चल दिया। इस बात से बेखबर आने वाली जिंदगी उन दोनों के लिए कितनी बड़ी परीक्षाएं लेकर खड़ी है। जितनी चुप्पी से ये शादी हुई थी, उतने ही शोर से उनकी जिंदगी आगे बढ़ने वाली थी। गाड़ी के दरवाजे बंद हुए और वह पूरी फैमिली को छोड़कर विदा हो गई। ये विदाई तो 1 महीने पहले होनी थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही स्वीकार था। भले ही जोड़ियां आसमानों पर बनते हैं, जमीन वाले कितना कुछ कर ले, लेकिन जो भगवान तय करते हैं वही होता है। गाड़ी में पूरी चुप्पी का राज था। एक लंबा रास्ता तय करने के बाद गाड़ी हवेली के सामने आकर रुकी। एक पल के लिए छवि हैरान हुई थी। उन लोगों ने आखिर इतने पैसे कम क्यों मांगे थे? मगर फिलहाल वह चुप रही। उर्मी ने उसे बहुत सावधानी से उतारा था। कुछ एक रस्म निभाई गई थी और फिर उसे कमरे में पहुंचा दिया गया था। आखिर को दूसरी शादी थी, इसलिए ज़्यादा कोई खास रस्म रिवाज नहीं की गई थी। अभी तक तो वेद के पिता ध्यान सिंह को इस बात का पता ही नहीं था उनके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन हाँ, उनकी इच्छा जरूर थी। मगर उनकी पत्नी को इस बात का बखूबी पता था। जब उन्हें छवि के किरदार के बारे में पता होगा तो वह सबसे पहले सवाल यही उठाएंगे कि इस लड़की से शादी करने की क्या नौबत आ गई थी। मगर उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अभी अपनी औलाद की नस्ल पर था। उन्हें अपने बेटे की औलाद चाहिए थी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की थी। छवि के खानदान में बच्चे बहुत जल्दी पैदा हो जाते थे। यही वजह थी कि उन्होंने छवि का चुनाव किया था और वो बेहद तसल्ली में थी, क्योंकि जितनी सुलझी हुई समझदार लड़की उन्होंने अपने बेटे के लिए सिलेक्ट की थी, आगे जाकर वह उन्हें आराम देती। कमरे में हल्की सी मध्यम रोशनी फैली हुई थी। फूलों की महक हवा में फैली हुई थी। छवि दुल्हन का जोड़ा पहने चुप से कमरे की तरफ बिस्तर पर बैठी थी। आंखों में कई सपने, दिल में अजीब सी हिचकिचाहट थी और दिमाग में हजारों सवाल। हर पल दरवाजे की तरफ देखती थी, जैसे किसी जादू के इंतजार में हो, जैसे अभी कुछ खूबसूरत होने वाला हो। हाँ, आज वह बड़ी तसल्ली में थी। आंखों की वीरानी कहीं खो सी गई थी और ये बात हर आदमी ने महसूस की थी। वक्त बीत रहा था। घड़ी की सुइयां एक एक मिनट आगे बढ़ रही थी, लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद ही रहा। और फिर करीब 1 घंटे के बाद दरवाज़ा खुला। वेद कमरे में दाखिल हुआ। नज़रें सीधे छवि पर पड़ी। एक पल के लिए उसके तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। छवि के चेहरे पर हैरानी छलकने लगी। उसने गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा, जैसे वह खुद को यकीन दिला रही हो कि जो कुछ हुआ वो बस वक्त के दबाव में हुआ था। उसे यकीन आ रहा था कि उसे तो यही गुमान था कि वह आएगा, उसके पास बैठेगा, उसका हाथ थामेगा, कुछ अपने दिल की कहेगा, कुछ उसकी सुनेगा। फिर उन दोनों की मिलन होगी तो उसे खुद ही पता चल जाएगा मैं बिल्कुल कंवारी हूँ। लेकिन यहाँ तो समस्या ही उल्टा होकर रह गया था। करीब आधे घंटे के बाद वेद बाहर आया। साफ कपड़ों में, बाल थोड़े से गीले, चेहरे पर वही असर थे। उसने छवि की तरफ देखा और शांत शब्दों में कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ और आप भी सो जाओ। छवि की आंखें आंसुओं से भर गई। होंठ हिले, दिल में कई सवाल जुबान तक आई, मगर वह कुछ बोल ना सकी। हिम्मत करके उसने धीरे से कहा, मैंने सोचा था आज शायद हम एक दूसरे से कुछ बातें करेंगे। उसने ये बात बहुत धीरे से बोली थी। आखिर को इतना टाइम वो चुप रही थी, लेकिन आज भी कोई उसे सुनने वाला नहीं था, क्योंकि जो दाग उसके किरदार पर लग चुका था उसे मिटाना बेहद मुश्किल था। वेद ने उसकी बात काटते हुए कहा, अभी बात करने का वक्त नहीं, मैं थका हुआ हूँ। ये कहकर उसने बिस्तर की दूसरी तरफ लेटकर लाइट बंद कर दी। कमरा अंधेरे में डूब गया था। वेद को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं हो रहा था कि उसकी होने वाली पत्नी एक रात बाहर बिताकर आई थी। भले ही वह उसकी दूसरी पत्नी थी, लेकिन ये बात उसका दिमाग स्वीकार नहीं कर रहा था। छवि कुछ पल वहीं बैठी रही। दिल जैसे खाली हो गया था। आंखों में न आंसू थे, न कोई उम्मीद।
सिर्फ एक घुटन थी जो पूरे बदन को सवार हो चुकी थी। उसने धीरे से अपने कपड़े को समेटा और चुपचाप ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। हर कदम उसके दिल पर किसी पत्थर की तरह चल रहा था। नई जिंदगी की पहली रात जो हर लड़की के लिए सपना होता है, छवि के लिए एक कड़वा सच बन गया था और वह सच दिल में चिपक चुका था। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। 3 दिन का टाइम बीत चुका था। उस बीच उसने बस उर्मी मैडम से बात की थी। उर्मी मैडम से पता चला था वेद अभी भी अपने पहली पत्नी के साथ रातें बिता रहा है। उर्मी मैडम ने उसे उस्काया था और कहा था, तुम कुछ भी करके वेद के दिल में अपने लिए जगह बनाओ और हमें तुमसे अपने बेटे की संतान चाहिए और तुम अपना जॉब भी कर सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वेद से ज़रूर इस बारे में बात करना। आज मैं बहाने से तुम्हारे कमरे में वेद को भेजूंगी। छवि अपने सास के चेहरे को तकने लगी। उसे भी उसकी कही हुई बात अच्छी लग रही थी। उसे अपनी जॉब नहीं छोड़नी थी। छवि अपने मन में सोचने लगी और अब ये प्लान बना चुकी थी वह अपने पति की पहली पत्नी से बात करेगी, मगर फिर ये सोचकर चुप हो गई कि हो सकता है वह उसे मुलाकात करना पसंद ना करे। और ये सच बात थी। उन 3 दिनों में उसका पति उसके कमरे में नहीं आया था और आज शादी का तीसरा दिन था। कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। दीवार से टेक लगाए छवि ने कई बार दरवाजे की तरफ देखा। 3 दिन बीत चुके थे। 3 रातों में वेद ने न उससे बात की, न एक नज़र उसकी तरफ देखा। दिल जैसे अब थकने लगा था। चुप्पी अब उसके लिए परेशानी बन चुकी थी। वह अब ज़्यादा परेशानी सहने के लिए तैयार नहीं थी। दरवाजे की कुंडी घूमी। वेद कमरे में दाखिल हुआ, हमेशा की तरह गंभीरता से भरा चेहरा लिए, बिल्कुल शांत था। उसने छवि से कहा, क्या मैं तुमसे एक बात जान सकता हूँ? छवि ने घबराते हुए उसकी तरफ देखा था। वेद ने कहा कि हमें अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल चलना होगा, तुम्हारी जांच करवानी है, उसके बाद ही हम दोनों आपस में बात करेंगे। छवि के जैसे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। छवि को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वेद इस तरह का कोई सवाल कर सकता है, क्योंकि वेद खुद शादीशुदा था और फिर ऐसा सवाल क्यों कर बैठा था। छवि एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वह अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उसने उर्मी से कहा, मैं 3 दिनों के लिए छवि को लेकर कहीं बाहर जाना चाहता हूँ, यहाँ इस हवेली में मुझे घुटन होती है। उर्मी मैडम ने तुरंत उनकी तैयारी की, उन दोनों को बाहर भेज दिया। जब छवि का चेकअप हुआ तो सच्चाई सामने आ गई। वेद के पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि छवि बिल्कुल कंवारी थी, अनछुई थी। तो फिर इतने दिनों से चुप क्यों थी? वह अपने पिता को और माँ को ये सारी बातें बता सकती थी, लेकिन जब वेद ने इस बात पर जोर दिया, छवि मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, आखिर तुम अपनी शादी के रात कहाँ थी, तब छवि हार गई थी और वेद को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि वेद को वह पहले से जानती थी। वह किस तरह का इंसान था। वह बहुत सच्चा और सीधा इंसान था। उसने अपने पिता के कहने पर एक जाहिल अनपढ़ औरत से शादी कर ली थी। उसने उफ तक नहीं की थी और अपने काम में भी बहुत ईमानदार था, बहुत ही हैंडसम था। इस वजह से उसे जो भगवान ने दिया था उसको वह कभी नहीं खोना चाहती थी। और जिसको वो पसंद करती आई थी उसने तो उसे धोखा दिया था। खुद उसकी अपनी बहन ने उसे धोखा दिया था, तो वह टूट गई थी। जिस लड़के से छवि की शादी हो रही थी वह उसके थाने में सिपाही था, लेकिन छवि को बहुत बड़ा धोखा हुआ था। सिपाही का नाम मनोज था। वह उसकी बहन की मिष्टी के कॉलेज में पढ़ता था और वहीं पर मिष्टी और मनोज की मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। इस बात से छवि बिल्कुल अनजान थी। छवि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर अपनी जॉब भी बड़ी ईमानदारी से कर रही थी। तभी मनोज की नज़र छवि पर पड़ी। मनोज पहले से ही मिष्टी से मोहब्बत करता था, लेकिन उसने ये बात छवि को नहीं बताई थी और मनोज ने अपने माता पिता को उनके घर भेज दिया था और उसके माता पिता ने छवि को पसंद कर लिया था। लेकिन ये बात मिष्टी को पता चली तो वह आपे से बाहर हो गई थी। उसने मनोज से बहुत बड़ा झगड़ा किया और कहा कि तुम्हारे माता पिता ने मेरी बहन को पसंद किया है। क्या मनोज तुमने ये नहीं बताया कि तुम मिष्टी से मोहब्बत करते हो? पर मनोज ने ये कहकर अपना पीछा छुड़वाना चाहा कि मैं माँ बाप की पसंद से ही शादी करूँगा और मेरे माँ बाप ने तुम्हारी बड़ी बहन छवि को पसंद किया है। मुझे छवि से शादी करने में कोई ऐतराज़ नहीं और अगर तुम्हें मुझसे इतना ही प्यार है तो तुम भी मुझसे शादी कर सकती हो, मैं दोनों को रख लूँगा। ये बात मिष्टी को बहुत ही बुरी लगी थी। उसने मनोज से बदला लेने की ठान ली थी। मिष्टी मनोज को इतना चाहती थी कि वह कुछ भी कर सकती थी। उस रात पार्लर से आने के बाद मिष्टी ने अपने ही बहन को किडनैप करवा लिया था और जब छवि ने उन बदमाशों को मार गिराया तो उन लोगों ने सब कुछ उगल दिया था कि तुम्हारी बहन ने ही तुम्हें कहा था उठाने के लिए, ताकि ये शादी रुक जाए और मिष्टी मनोज को मिल जाए। और छवि भी मनोज को पसंद करने लगी थी, लेकिन मनोज की ये बात छवि को अंदर से तोड़ दिया था। उसके साथ जॉब करते हुए भी कभी उसने ये नहीं बताया था कि वो मिष्टी को पसंद करता है और मिष्टी ने भी कभी नहीं बताया था कि वो मनोज को पसंद करती है। अपने ही रिश्तों के हाथों वह इस तरह मजबूर हो गई थी। वह अपने आपे को ख़त्म करना चाहती थी। तभी वह 1 महीने इतना टूट चुकी थी, वह किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी।
अगर वह किसी को कुछ बताती, लेकिन मनोज कभी सामने नहीं आता क्योंकि उसने छवि से शादी के लिए तैयार हो गया था और उसकी ही बहन ने खुद उसको किडनैप करवाया था। इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता था। कुछ किए बिना ही वो मुजरिम हो गई थी, दोनों दिलों के बीच में पिस कर रह गई थी। इसलिए जब उसे वेद सच्चा मोहब्बत करने वाला मिला तो वह वेद को खोना नहीं चाहती थी। भले ही वेद की दूसरी पत्नी हो चुकी थी, लेकिन वह उसकी पहली पत्नी को भी स्वीकार करना चाहती थी। वह उसे अपनी बहन बनाना चाहती थी। ये सब बातें सुनकर वेद को एक झटका सा लग गया था। वेद ने छवि को दोनों हाथों से थाम लिया था। उस रात वेद और छवि की मिलन की रात थी। अब वेद छवि से भी मोहब्बत करने लगा। वेद ने अपनी पहली पत्नी को भी नहीं छोड़ा था। उसने अपनी पहली पत्नी का भी बहुत इलाज करवाया था। उसके बाद ही वेद ने छवि से शादी की थी। छवि और वेद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। भगवान ने उन दोनों को इनाम भी दिया था। 3 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी। छवि की सौतन छवि से बात तो नहीं करती थी, लेकिन छवि को पसंद करने लगी थी क्योंकि छवि उसको अपनी बहन की तरह चाहने लगी थी। उसका बहुत ध्यान रखती थी। छवि अपनी सौतन को पढ़ाने लगी थी। छवि ने कहा कि मैं अपना जॉब नहीं छोड़ूंगी और तुम मेरे बेटे की या बेटी की माँ रहोगी। तुम उसकी देखभाल करूंगी, मैं बस जन्म देने वाली माँ बनूंगी। तुम यशोदा माँ कहलाओगी। हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को पाल लेंगे। उसकी सौतन को भी कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि कमी उसके अंदर थी तो वह कुछ कर नहीं सकती थी। अब उनके घर में दिन रात खुशियाँ बरस रही थी। छवि अपना जॉब दोबारा करने लगी। जब उसका मनोज से सामना हुआ, मनोज नज़रें नहीं मिला पा रहा था। उसने मनोज को साफ कह दिया था। उसने मनोज से कहा कि कभी भी इंसान को अपने मतलब के लिए मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। अगर इंसान मतलब के लिए मोहब्बत करे तो वो मोहब्बत नहीं, सौदा है। जो भी तुमने मेरे साथ किया था मैं उसे कभी भुला नहीं सकती। सबसे ज़्यादा दर्द जब हुआ था जब मेरी बहन ने मेरे साथ ये सब किया था, लेकिन वह तुमसे ज़्यादा सच्ची मोहब्बत करती है, तभी वह अपने मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़ गई थी। तुम एक बुज़दिल इंसान हो। तुम सामने से आकर ये ना कह सके ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। चुप सारा तमाशा देखते रहे, मेरे बाप की बेइज्जती देखते रहे, मेरी माँ की आंसू देखते रहे, लेकिन एक शब्द ना कहा ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं छवि को छोड़कर मिष्टी को पसंद करता हूँ, मिष्टी से शादी करना चाहता हूँ, पर तुमने सब कुछ चुप से तमाशा देखा और कुछ ना कहा। अब मैं तुमसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मिष्टी को अभी भी चाहते हो या नहीं? मनोज एक शब्द भी ना बोल पाया। उसने अपना सर ऊपर नहीं उठाया। उसने छवि को सल्यूट किया और चुप से वहाँ से उल्टे कदम ही अपनी ड्यूटी करने लगा। छवि ने कसम खाई थी वो मायके कभी नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही छवि ने एक बेटे को जन्म दिया, घर में खुशी के दिए जल उठे थे। हर जगह मिठाइयाँ बांटी गई। छवि के माता पिता भी उसके लिए ढेरों गिफ्ट और सामान लेकर आए थे। मिष्टी भी उसके साथ थी। आज मिष्टी अपनी बहन से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसने छवि से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन छवि ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा। उसने कहा कि ये बात माँ बाप को पता नहीं चलनी चाहिए। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ और तुम और मनोज दोनों अपनी आगे की ज़िंदगी बिताओ। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं थी जितनी दिख रही थी। मनोज के माता पिता कभी भी उसकी दूसरी बेटी का हाथ नहीं मांगते क्योंकि उसके दरवाजे से बारात लौटी थी और इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती थी। और मनोज भी अपने माँ बाप को नहीं मना पाया था। जब मिष्टी ने ये सारी बातें रोकर बताई तब छवि ने वादा किया कि जो कुछ हुआ उसे भूलना होगा और मैं तुम्हारी शादी जरूर मनोज से करवा कर रहूँगी। छवि अपने पति और बच्चे के साथ मनोज के चौखट पर जा पहुंची। मनोज के माता पिता उसे देखकर हैरान हो गए थे क्योंकि वेद शहर का जाना माना इंसान था और उसके सामने ना करना तो बनता ही नहीं था। मनोज के माता पिता भी वेद के सामने झुक गए। वेद ने मनोज और मिष्टी की शादी की बात की और उन्होंने मनोज के माता पिता को सारी सच्चाई बताई। मनोज के माता पिता के सर शर्म से झुक गए और उन्होंने छवि और वेद से माफ़ी मांगी। फिर मनोज के माता पिता ने छवि के माता पिता से भी माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मनोज की वजह से ये सारी समस्या पैदा हुई थी। मनोज ने कभी खुलकर ये नहीं कहा कि वो मिष्टी से मोहब्बत करता है। अगर वो पहले ही बता देता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन जो भगवान किस्मत में लिखता है वह तो होकर ही रहता है। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद इतना था, अगर कोई भी किसी से मोहब्बत करता है अपने माता पिता को खुलकर बताएं और बात करें ताकि ऐसी कोई समस्या पैदा ना हो, कोई गलतफहमी ना हो। छवि की जान तो शायद बच गई थी। इसे जुनूनी लोग शायद कत्ल भी कर देते हैं, तो क्राइम होने से बचें और खुद को बचाएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।